अच्छा, जैसे पिछले लेक्चर में बात हो रही थी द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स इन सीड प्लांट्स, तो वहीं से बात थोड़ी आगे कंटिन्यूटी में चलेगी। तो सीड्स जो है एक अडॉप्टेशन है, एक सक्सेस है एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स की ड्राई एनवायरनमेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर। सीड जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनते हैं और ये एक ऐसी सक्सेस है कि जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए, प्लांट्स के लिए एक नई फाउंडेशन कायम करती है। उसके अलावा सीड्स के अलावा इनकी जो फ्लावरिंग होती है प्लांट्स के अंदर, तो ये फ्लावरिंग भी इनकी एक सक्सेस है ऐसे पौधों की ज़मीन के ऊपर। तो फ्लावरिंग के जो कॉमन पॉइंट्स हैं सक्सेस के, इसमें नंबर वन पे एक तो है कि पोलन ट्यूब्स इनके अंदर एक बनती हैं। पोलन ट्यूब, जैसा कि पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। पोलन ट्यूब की वजह से मेल गैमीट सक्सेसफुली ओव्यूल्स तक ट्रांसफर होते हैं और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। उसके अलावा सीड्स की खूबी ये है कि सीड के अंदर जो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके अंदर फूड स्टोरेज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और कुछ लाइपर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि तब काम आते हैं जब सीड ने जर्मिनेट करना होता है। तो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो तो अपने कोटिलिडन से खुराक हासिल करता है और उसी को यूटिलाइज करते हुए वो नया पौधा बन जाता है। जितना भी आप अनाज खाते हो, जैसा कि दालें हैं, जितने भी चने हैं, तो ख़ास तौर पे डाइकोटिलिडन के जितने भी अनाज हैं, तो उनके अंदर जो कोटिलिडन है वो सारा रिजर्व फूड होती है सीड की, जो उसने असल में अपने लिए ज़ख़ीरा की होती है, जो ज़रूरत आने पर उसने इस्तेमाल करनी होती है। उसके अलावा सीड का एक ये भी फ़ायदा होता है कि सीड के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है कोटिलिडन के अंदर, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है विद द हेल्प ऑफ सीड कोट। कि हर बीट के बाद एक बड़ा सा छिलका होता है, सीड कोट उसकी प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा सीड्स जो है ये ट्रैवल करते हैं विद विंड, हवा की मदद से, या इसको वैसे जो कुछ इंसेक्ट्स या बर्ड्स होते हैं कुछ फ्रूट्स खाते हैं, तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सीड्स कुछ डाइजेस्ट नहीं होते, तो उनकी मदद से भी ये सीड्स ट्रैवल करते हैं। या फिर फ्रूट्स की मदद से, कि फ्रूट्स भी ट्रैवल होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्रूट्स की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। तो इस दौरान जो सीड्स भी होते हैं असल में वो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं पौधे के एक जगह से दूसरी जगह। उसके अलावा सीड्स की एक और भी सलाहियत होती है कि ये जो नासाजगार हालात होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, अनफेवरेबल कंडीशंस, सीड्स उसको भी सरवाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जो कुछ प्लांट सीजनल इसी वजह से होते हैं कि उनके सीड सारा साल वैसे ही पड़े रहते हैं, और जैसे ही माहौलियाती कंडीशंस बेहतर होती हैं, जैसा कि पीएच, टेम्परेचर, हवा के अंदर नमी और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, जैसे उनको ये तमाम चीज़ें मुयसर होती हैं, तो ऐसे वक्त आने पे उनके अंदर एक बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो एक्टिवेट होता है और मुतलका केमिकल सिग्नलिंग होती है सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से वो सीड जर्मिनेट कर लेते हैं। लिहाजा तो ये जो नासाजगार हालात होते हैं, जैसे कि बहुत ही हार्श किस्म के जो एनवायरनमेंट है या ड्राई वेदर है, तो ऐसी किस्म ऐसे एनवायरनमेंट्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी सीड्स के अंदर होती है। तो ये 5 पॉइंट्स एक अच्छी खासी सक्सेस है सीड प्लांट्स की ज़मीन के ऊपर। इनके इनकी सक्सेस का एक राज इनकी सीड फॉर्मेशन भी है कि सीड जो है वो खुराक स्टोर करने के साथ साथ और भी बहुत से मल्टी फंक्शंस हैं जो कि पौधे की या उस स्पीशी की सर्वाइवल के लिए अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। गिव द
सक्सेस पॉइंट फॉर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या सीड प्लांट, उसमें आपने एडवांटेज ऑफ सीड्स को डिस्कस करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है या 2 नंबर का, तो लिहाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और गुज़श्ता सालों में ये कई बार जो बोर्ड के सालाना एग्जाम होते हैं उनमें ये आ चुका है। जब हम जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है पार्थिनोकार्पी, द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्थिनोकार्पी क्या होता है। ये पार्थिनोकार्पी पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, मेल और फीमेल गैमेट्स की आपस में यूनियन नहीं होती, जाइगोट नहीं बनता। तो इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल ऑर्गन की जो ओवरी होती है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स के अंदर तब्दील हो जाती है, तो ऐसे प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहेंगे। यहाँ पे एक बात काफ़ी काबिल जिक्र है कि ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती और पार्थिनोकार्पी की मदद से जो फ्रूट्स में तब्दील हो जाती हैं, ऐसे फ्रूट्स सीडलेस कहलाती हैं, उनके अंदर सीड्स नहीं होते। तो इन सम केसेस fruit development proceeds without fertilization and thus there is no seed formation takes place। जैसा कि बनाना में केले नहीं होते, पाइनएप्पल में सीड्स नहीं होते, बनाना में सीड्स नहीं होते, उसके अलावा कुछ वैरायटीज हैं ऑरेंजेस की और ग्रेप्स की, उनके अंदर भी सीड्स नहीं होते। तो ऐसा ये प्रोसेस जिसके अंदर जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया कि फर्टिलाइजेशन ना हो और सीड ना बने, जाइगोट बने बगैर ही फीमेल ओवरी किसी मैकेनिज्म के तहत फ्रूट्स के अंदर खुद से तब्दील हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहती है। लिहाजा इसकी बड़ी अहमियत है फार्मिंग इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर के अंदर पार्थिनोकार्पी को सेल्फ इंड्यूस करवाया जा रहा है ताकि ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू के फ्रूट्स हासिल किए जा सकें। ऐसे फ्रूट जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, सीडलेस फ्रूट्स की कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा होती है और उनकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। जब हमने पिछले चैप्टर में एंडोक्राइनोलॉजी प्लांट हार्मोन डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं ऑक्सीजन जिब्रेलेंस या कुछ अदर कंपाउंड्स हैं कि जो एक खास कम्बिनेशन में जब प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है तो उनके अंदर वो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करवाते हैं। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे द सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब है डोरमेंट होना, इनएक्टिव होना, सुस्त हो जाना, सो जाना। तो सीड डोरमेंसी बीज का सुस्त होना, बीज का इनएक्टिवेट होना या इनएक्टिव होना। तो ये वो कंडीशन है जिसमें बीज जर्मिनेट नहीं करता, बीज ने अपने अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को सरवाइव करना होता है और वक्त आने पे बीज जो है जो एक्टिव होता है और जर्मिनेट कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं द ब्रेकेज ऑफ डोरमेंसी, के सीड की जो डोरमेंसी है उसका ब्रेक होना। तो लिहाजा इसमें कुछ कौन से ऐसे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं जो सीड को डोरमेंट रखते हैं और हालात साजगार होने पे जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस बेहतर होती हैं तो वो सीड को एक्टिव कर देती हैं, उसका जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसको वो बहाल कर देती हैं। लिहाजा इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह से स्टार्ट हो रही है कि इट इज़ अ स्पेशल कंडीशन ऑफ रेस्ट, कि जो कि सीड के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको इस काबिल बना देती है कि वो नासाजगार जो हालात हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, हाई टेम्परेचर है, ड्राई इन्वायरमेंट है या मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, पीएच चेंज है या किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है सॉइल के अंदर, तो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर सीड को जर्मिनेट होने से रोकती है। लिहाजा इस ड्यूरेशन के दौरान बीज अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं या बंद कर देते हैं। लिहाजा सीड डोरमेंसी भी प्लांट्स की सक्सेस का एक राज है कि हर वक्त सीड जर्मिनेट नहीं करते। अगर हर वक्त पौधे के बीज जर्मिनेट करते रहे तो बहुत से ऐसे पौधे या ऐसी सीडलिंग्स होंगी जो कि अपनी मेच्योरिटी तक ही नहीं पहुंच पाएंगे और वक्त से पहले ही वो मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे।
अगर वो वक्त से पहले जर्मिनेट कर भी जाए तो बहुत ज़्यादा खतरा लायक होगा कि कोई ऐसे एनिमल्स हों एनवायरनमेंट के अंदर, कुछ ऐसे प्रीडेटर हों कि जो ऐसे सीडलिंग को अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। So this is of great survival importance to the plants in that it prevents the dormant seed from germinating in response to conditions such as warm spell in winter. The germination or resumption of normal growth by dormant embryo requires certain very precise combination of environmental cues. यानी कि फिर सीड तब जर्मिनेट करता है। यानी सीड को जर्मिनेट करने के लिए एक कम्बिनेशन चाहिए होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, जो कि बहुत ही प्रिसाइज हो, स्पेसिफिक सिग्नल्स हो। यानी कि एक बड़ी आइडियल कंडीशन होनी चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो, ऑक्सीजन एक्सेस में हो, और उसके अलावा जो ऑक्सीजन एक्सेस में होने के साथ साथ कोई उसकी सॉइल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर और पीएच बहुत ही फेवरेबल हो जिसमें तमाम एंजाइम्स एफिशिएंटली काम कर सकें। तो जैसे ही हालात साजगार होते हैं उस प्लांट्स की स्पीशीज के लिए, तो सीड जर्मिनेट करता है, उसमें से छोटे से सीडलिंग बाहर निकल आती है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग। अच्छा, ये हमने पोलन ट्यूब की बात की थी कि फूल के अंदर पोलन ट्यूब होता है। हमने ये कहा था कि पोलन ट्यूब एक बेहतरीन व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट या कैरियर है, जो कि गैमीट्स को ट्रांसफर करता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि जो पोलन ट्यूब है ये गैमीट्स को ट्रांसफर करने के साथ साथ कुछ किसी ग्लैंड की तरह भी काम करता है। तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। जो ऑक्सीजन है ये जो ओवरी होती है, ओवरी को ये स्टिमुलेट करता है और ओवरी भी मजीद उससे ऑक्सीजन बनाना शुरू कर देती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये फ्रूट की प्रोडक्शन में मदद देता है। फ्रूट का बनना, फल का बनना ओवरी से, ये फ्रूट सेट कहलाता है। मतलब ओवरी का रहना, ओवरी का ड्रॉप ना होना, फूल का सूख के गिर ना जाना, फूल का ना झड़ना, यानी कि फूल ना झड़ेंगे तो तभी जाके पौधे को फ्रूटिंग होगी ना। तो लिहाजा इसका मतलब है कि फ्लावर की ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए या ओवरी की ऑब्सेशन नहीं होनी चाहिए। लिहाजा ऑब्सेशन की गैर मौजूदगी में तो नॉर्मली आमतौर पर फूल बनते हैं और फ्रूट ज्यादा बनते हैं। अगर ऑब्सेशन हो जाए तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। लिहाजा ऑब्सेशन का ना होना, फर्टिलाइजेशन का होना, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन का होना, तमाम फूलों के अंदर जितने भी ओवरीज हैं सबके अंदर ओव्यूल्स का अगर फर्टिलाइज हो जाए तो खेतों के अंदर जो फसल है वो काफी अच्छी हो सकती है। उसके अलावा ऑक्सीजन की बात हो रही थी कि ओवरी भी ऑक्सीजन पैदा करती है और पोलन ट्यूब भी ऑक्सीजन पैदा करती है। उसके अलावा कुछ सीड्स बन रही होती हैं पौधों के अंदर, तो डेवलपिंग सीड्स के अंदर एक तो ऑक्सीजन बनती है, उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ मिकदार में जिबरेलिन्स भी प्रोड्यूस होती है। कुछ तो ये ख्याल भी करते हैं कि कुछ हद तक साइटोकाइनिन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। लिहाजा ये जितने भी ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, जो कि एम्ब्रियो या पोलन ट्यूब से बन रहे होते हैं, तमाम के तमाम पौधे के अंदर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं और उसकी मेंटेनेंस करते हैं। उसके अलावा ये सीड के अंदर फ्रूट को घेरा करने में मदद देते हैं। जो पेरिकार्प होती है, जो फ्रूट की बाल होती है, उसको डेवलप करने में ये मदद देते हैं। ये थोड़ा इसमें टाइपिंग एरर है, मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव कर लूँ। फ्रूट राइपनिंग,
हाँ, हो गई, करेक्शन हो गई है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फ्रूट रैपनिंग है, जो फल के पकने का अमल है, एक तो फल बन गया ऑक्सीजन जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन की मौजूदगी में, फल बनने के बाद अब ये पकता है। तो ये पकने का जो अमल है, ये एक अचानक से एक उसमें आप कह लेंगे एक बर्स्ट आता है, अचानक से एक ऐसा रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स आता है, रेस्पिरेशन अचानक से तेज हो जाती है फ्रूट के अंदर। जब तेज रेस्पिरेशन होती है तो ऐसे बर्स्ट को हम क्लाई क्लाइमैक क्लाइम क्लाइमेक्टेरिक कहते हैं। तो इससे इथेन हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। आपको पता है कि इथेन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पौधों के अंदर फलों और सब्जियों की रैपनिंग में बहुत ज़्यादा मदद देता है या उसको एनहांस करता है। उसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज द फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म नाम से पता चलता है कि लाइट का कोई दौरानिया, लाइट की ड्यूरेशन, रोशनी का या लाइट पीरियड के रिलेटेड कोई बात हो रही है। तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस और फोटोट्रोपिक रेस्पॉन्सेस के अलावा ये फोटोपीरियडिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो कि प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस लेके आता है। मोस्टली ये डे लाइट या सनलाइट के साथ एसोसिएटेड होता है। उसकी एक ड्यूरेशन होती है कि मिनिमम प्लांट ने कितनी देर तक धूप में रहना है या कितनी देर तक छाई में रहना है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोपीरियडिज्म। तो ये जो फोटो पीरियडिज्म है या जो फोटो पीरियड है, इसमें ये फोटो पीरियड होता है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितनी देर होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो ये प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को, फ्रूट फॉर्मेशन को, सीड प्रोडक्शन को, बड और सीड डोरमेंसी को, पत्तों के गिरने को या बीजों के उगने को, तो ये जितने भी मराहिल हैं इनके अंदर फोटो पीरियडिज्म का एक अहम रोल है। फोटो पीरियडिज्म जो है, ये फोटो पीरियड्स खास तौर पे पौधों के अंदर फ्लावरिंग को इफेक्ट करता है। जब शूट मेरिस्टेम जो है उसके अंदर फ्लोरल बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स। क्योंकि फ्लोरल बर्ड्स ने आमतौर पे लीव्स बनाने होते हैं, लेकिन जब हालात बहुत ही साजगार होते हैं तो फ्लोरल बर्ड जो है वो लीव्स बनाने की बजाय फ्लावर्स बनाना शुरू कर देती है। फोटोपीरियडिज्म का इफेक्ट सबसे पहले 1920 में दो साइंटिस्ट थे, गार्नर एंड एलर्ड, इन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने टोबैको प्लांट को यूज किया था, तंबाकू का जो पौधा है उसके ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी की थी। उन्होंने तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे कि उसको वो लंबे दिनों में रखते थे, लंबे दिन होंगे, लॉन्ग लाइट होगी तो छोटे रात छोटी होगी, तो अगर दिन छोटा होगा तो रात लेंथी होगी। तो उन्होंने पौधों को बड़े एक्सपेरिमेंट किए, कभी लंबे दिन में रखते थे, कभी छोटे दिन में रखते थे। तो उन्होंने ये देखा आमतौर पे जो तंबाकू का पौधा है वो एक ही किस्म की हालात में फ्लावरिंग करता है, वो है ऑटम का मौसम, खिज़ां का मौसम। लेकिन उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया जो सर्दियों के दिन होते हैं, शॉर्ट डेज हैं, जिनमें अक्सर नाइट्स की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो सर्दियों के मौसम में भी इसके अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई जा सकती है। लेकिन ये दो साइंटिस्ट हैं, इनको ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स, कि वो पौधे जो शॉर्ट डे प्लांट सर्दियों में ग्रो करें और छोटे दिनों में ग्रो करें वो शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाएंगे। तो दूसरी तरफ वो पौधे जो गर्मियों में ग्रो करें, जिनको ग्रो करने के लिए अपनी नशो नुमा के लिए ज़्यादा सूरज की रोशनी दरकार होती है, तो ऐसे पौधों को हम लॉन्ग डे प्लांट्स कहेंगे। तो मेरा ख्याल है इसको हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है।